उनके लिए वचन अधिक नहीं है, वचन का उद्देश्य महत्वपूर्ण है। उद्देश्य के लिए वचन तोड़ना पड़ रहा है, तोड़ो, वचन भाड़ में जाए। वचन से कुछ नहीं मिलने वाला है, मिलने वाला है उद्देश्य से। उद्देश्य क्या है? धर्म की स्थापना। ये जितना वोट चोरी को लेकर के और तमाम तरह के मुद्दे बनाए जा रहे हैं, लेकिन उस मुद्दे को जो हाईलाइट किया जा रहा है वो नेचुरल नहीं है, वो कांग्रेस के बस की बात नहीं है। इसके पीछे पूरा अमेरिका की एक डीप स्टेट पॉलिसी है, जिसे वहां की एक इंटेलिजेंस एजेंसी गवर्न करती है, जिसको हम CIA बोलते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम का जो व्यक्ति है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ये बड़े खूंखार हैं इस मामले में। उन्होंने जिस प्रकार से ट्रंप की तौहीन की है, वैसी किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं की। और ये जो तौहीन है, ये भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए एक झटका देती है कि तुम कब तक अमेरिका के दिए हुए टुकड़ों पर पलोगे, कभी न कभी तो आजाद होना पड़ेगा। चाहे कुछ समय के लिए जरूर झटका महसूस हो, लेकिन आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। उनका वामपंथियों का पहले से तंत्र बना हुआ है JNU में। उनकी दर्शन में, त्याग में, वैराग्य में, इसमें भावना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं वैराग्य की भावना लेकर आप पहाड़ों पर चले जाइए, वैराग्य की भावना लेकर आप राजनीति करिए। ऐसे लोग हमें चाहिए। लेकिन हमें इस पर विश्वास है कि हमारे पास दुनिया में सबसे अच्छी विद्या है, क्योंकि हम वेद का प्रचार कर रहे हैं और वेद का कार्य आर्य समाज करना चाहता है। यहां आकर हमारी विजय हो सकती है, क्योंकि विद्या में हमारे आसपास भी कोई नहीं आ सकता है यदि हम वेद को लेकर चल रहे हैं। अब मैं आज के मुख्य युवा वक्ता श्रीमान मोहित जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आज जो उनका विषय है, तो इनका नाम है मोहित गौर। 21 वर्ष की आयु है और खासकर युवा संशोधक, यानी इन्होंने शून्य पर शोध पत्र लिखा है और महर्षि दयानंद के ग्रंथों को बहुत ही बारीकी से पढ़कर और कुछ महर्षि दयानंद की मान्यताओं के बारे में स्पष्टीकरण दिए हैं। हम सबका परम सौभाग्य है और इनके जो शोध पत्र हैं वो लंदन से कई प्रकाशित पेपर हैं, उनमें भी उनका वर्णन है। तो मैं आपसे ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक आप इनको जब हम सुनेंगे तो इनकी जो योग्यता है उनके बारे में हमको पता चलेगा। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं ठीक हाँ जी जी हम हमारी वैदिक परंपरा अनुसार जब भी कोई विद्वान, कोई महात्मा हमारे बीच उपस्थित होता है तो उनका यथाउचित सम्मान करना हम सबका परम कर्तव्य है। अजमल भाई जी हमारे संस्था के जो बहुत ही सुंदर कार्यकर्ता है, उनसे मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि पवित्र गायत्री मंत्र के इस दुपट्टे के साथ मोहित जी का बहुत बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां हो जाए मोहित जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। विषय है कि विदेशी षड्यंत्रों का सामना हम कैसे करें, इस पर बहुत ही सुंदर हमारा मार्गदर्शन होगा। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी भाई बहनों को सादर नमस्ते। जैसा कि आज का विषय है विदेशी षड्यंत्र और उससे रिलेटेड उसके उपाय हैं, और क्योंकि उन षड्यंत्रों के उपाय के रूप में हम एक जन आंदोलन चला रहे हैं, चलाना चाहते हैं, जिसको वैदिक एक्टिविज्म का नाम दिया है। जैसे सोशल एक्टिविज्म आपने सुना है, सोशल एक्टिविज्म में वेद की बात नहीं आ पाती है, पर पेड़ पौधे लगाना, पशुओं को पानी पिलाना भी सोशल एक्टिविज्म में आ जाता है। केवल उतना मात्र कर देने से षड्यंत्र जैसी चीजों को नहीं काटा जाता। परोपकार के लिए ठीक है, लेकिन जहां पर षड्यंत्र चल रहे हो वहां षड्यंत्र का जवाब षड्यंत्र जैसी ही नीति से देना होता है। षड्यंत्र का अर्थ यहाँ पर कोई छल कपट नहीं है। 6 प्रकार के यंत्र, 6 प्रकार की रीतियां हमारे शास्त्रों में बताई गई है और श्री कृष्ण ने भी उनका उपयोग किया है और 6 प्रकार की राजनीति में वो पारंगत है, ऐसा वर्णन हमें मिलता है। तो यह मालूम होना चाहिए कि वो 6 नीतियां कौन सी है। इस पर हम विस्तार से कभी और बात कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले समस्या पता होनी चाहिए और उसका समाधान क्या। तो मैं इस विषय को शुरू करूंगा धर्म से, क्योंकि आज हम आर्य समाज के परिसर में बैठे हैं या किसी भी आप हिंदू संगठन जैसे
आरएसएस या किसी भी इस प्रकार की शाखा में जहां जाकर बैठते हैं तो वहां सबसे पहले शुरुआत किसी न किसी प्रकार के धार्मिक अभिवादन से होती है, नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं। ओम जगह जगह लिखा होता है, चाहे कोई भी संप्रदाय हो। तो सारी कहानी धर्म से शुरू होती है, यानी हर समस्या का उपाय धर्म में होना चाहिए। चाहे किसी भी तरह का षड्यंत्र हो, एकेडमिक षड्यंत्र हो, राजनीतिक षड्यंत्र हो, या चाहे इंफॉर्मेशन का षड्यंत्र हो, सोशल मीडिया का षड्यंत्र हो। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपना इंटरेक्शन साथ में देते जाएं। क्या आप मानते हैं कि हर प्रकार की समस्या का उपचार धर्म में है? आज अमेरिका ने 25% से 50% का जो टैरिफ लगाया है, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा संकट प्रतीत हो रहा है। हालांकि भारतीय सरकार इसमें डटकर खड़ी है, लेकिन इसके पीछे भी कितना षड्यंत्र है, आज इस विषय को पूरा हम डेटा के साथ जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये जानते हैं कि धर्म क्या है, हम ये बात क्यों कर रहे हैं। ये बात कोई आर्मी का रिटायर्ड ऑफिसर करे, कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिसर करे, कोई डिप्लोमेट करे, कोई पॉलिटिशियन करे, स्ट्रेटेजिस्ट करे तो समझ में आती है। अपने आप को धार्मिक कहने वाले लोग या जो विद्वान लोग हैं, अन्य आचार्य लोग हैं, क्या उनकी इसमें कोई भूमिका है? और यदि नहीं है तो फिर हमारा धर्म सर्वकालिक कैसे हुआ? तो ये जानने के लिए आज सबसे पहले हमें यह भूमिका बना लेना अति आवश्यक है कि धर्म क्या है। अब कुछ प्रश्नों से मैं शुरुआत करूंगा। इतना सबने सुना होगा, आई होप, कि धर्म का अर्थ है धारण करने योग्य नियम। द्रि धातु से धर्म बना है, जो धारण करने योग्य तत्व है वो धर्म है। और हमने धर्म सुना है कि धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण है। उसमें है, सत्य है, अहिंसा है, शौच है, बहुत सारी चीजें हैं, क्रोध है, क्रोध नहीं करना है, अनेक प्रकार की चीजें हैं। आज की गहराई में जाए तो ये धर्म नहीं है, ये धर्म के 10 लक्षण है। धार्मिक मनुष्य में उत्पन्न होने वाले 10 लक्षण है, नहीं कि धर्म के भी 10 लक्षण नहीं है। जो धर्म नाम के रहस्यमय तत्व है, उसे जान लेने के बाद मानव सभ्यता में दिखने वाले ये 10 लक्षण है। धर्म तो इस तत्व का भी है, धर्म इस तत्व का भी है, लेकिन इसके 10 लक्षण नहीं है। इसके लिए क्रोध, सत्य जैसी कोई चीज नहीं है। ये जीव के लिए है। जब जीव उस धर्म नाम के विषय को जान लेता है, जिसकी चर्चा शास्त्रों में की गई है, दर्शनों में की गई है, तो मनुष्य में ये 10 लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो ये धर्म के लक्षण न होकर धार्मिक मनुष्य के 10 लक्षण है। इसलिए ये आइडेंटिकल धर्म नहीं है। आइडेंटिकली यदि आप इसे धर्म मानेंगे तो बहुत जगह पर आप अधर्म पर बैठेंगे। हर जगह यदि आप ये सोचेंगे कि जैसा जैसा आमतौर पर समझा जाता है, ध्यान दीजिएगा इस शब्द पर, मैं गूढ़ व्याख्या में नहीं जा रहा हूं, जैसा आमतौर पर सत्य, अहिंसा, अस्तेय समझा जाता है, यदि आप उसे फॉलो करेंगे तो धर्म नहीं अधर्म की स्थापना भी बहुत जगह पर हो जाएगी। इसका उदाहरण महाभारत में भयंकर है। भीष्म पितामह और युधिष्ठिर सेम वही धर्म फॉलो करते रहे जैसा उनके पूर्वाचार्यों ने बताया है, जो नियम बताए हैं। लेकिन महाभारत में हमें दिखता है कि वो धर्म संस्थापना में नहीं है, अपितु अधर्म संस्थापना के लिए उनके हथियार उठते हैं, वो कितने महात्मा क्यों न हो। वही श्री कृष्ण हमें जो धर्म की प्रेवलेंट जो डेफिनेशन है, जो एक सामान्य इंटरप्रिटेशन है, उससे अलग दिखाई देते हैं, उससे उल्टे दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी स्थापना धर्म की हो रही है, धर्म की नहीं हो रही है। तो समझ नहीं पड़ता कि वो जो धर्म के नियम है, नियम को तो तोड़ रहे हैं, लेकिन स्थापना धर्म की हो रही है। और वहां वो धर्म के नियमों को तो अपना है, लेकिन स्थापना धर्म की नहीं हो रही है। तो ये क्या चक्कर है? इस चक्कर को समझना बहुत आवश्यक है। तब मुझे लगता है कि आर्य जगत राजनीति में और समाज नीति में कुछ ठीक काम कर पाएगा। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं या आर्य समाज के इतने मंदिर हैं, तो ये कहीं न कहीं नीति के लिए ही है, आध्यात्म के लिए नहीं है। अध्यात्म के लिए संस्था नहीं होती है। अध्यात्म निजी विषय है, आत्मा और परमात्मा के बीच का विषय है। जहां संस्था का निर्माण हो जाता है तो संस्था का अर्थ ही है कि प्रचार होगा। वहां मोक्ष के लिए संस्था नहीं बनाई जाती है। संस्था ऐसा नहीं है कि जब मोक्ष हो रहा होगा तो आर्य समाज वालों की अलग से बस भर के जाएगी। मोक्ष तो एक निजी विषय है। जिसने जितनी साधना की है, वो पौराणिक हो, आर्य समाजी हो, वो चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, यदि उसका आचरण ठीक है तो ईश्वर ज्ञान की कसौटी के आधार पर उसे मोक्ष देगा। संस्था का निर्माण होता है प्रचार के लिए, तो प्रचार के लिए टेनेट्स हमें पता होने चाहिए, अन्यथा हमारा इकट्ठा होना उतना सार्थक नहीं हो पाएगा। तो क्या आप सभी लोग ये मानते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए और चोरी करना कभी भी धर्म नहीं हो सकता? बहुत ही सामान्य प्रश्न कि क्या ऐसा है कि किसी भी परिस्थिति में चोरी तो नहीं करनी चाहिए, चोरी करना तो अधर्म ही होगा? क्योंकि अभी हम चोरी वर्ड सुन रहे हैं तो हमें थोड़ा अजीब लग रहा है। अब मैं इसे एक उदाहरण द्वारा बताता हूं कि भारत की एक खुफिया एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और भी बहुत सारी स्पेशल फोर्सेज हैं। उनको पाकिस्तान में बाकायदा इस काम के लिए लगाया जाता है कि आपको उनके डेटा की चोरी करनी है। एक प्रकार से हम पाकिस्तान के डेटा की चोरी कर रहे हैं।
मैं एक बार आगे कदम जाकर के उदाहरण बता देता हूँ कि यहाँ से भारत से एक व्यक्ति जाता है और पाकिस्तान के जितने भी न्यूक्लियर वेपनरी को यूज करने के लिए डिवाइस है, रडार सिस्टम, वो सारे चोरी करके ले आता है। तो आप इसे धर्म मानेंगे कि अधर्म मानेंगे? ये तो धर्म हो गया। सत्य वचन का नाम नहीं है, सत्य कर्म का नाम है। आपने वचन शायद असत्य बोला या झूठ बोला या मिथ्या बोला, लेकिन स्थापना सत्य की हो रही है या नहीं ये देखना है। इस बात का दुरुपयोग भी हो सकता है, जैसे कोई चोरी कर रहा है लेकिन अपने फायदे के लिए, तो वो ऐसे का पालन नहीं कर रहा है। लेकिन यदि आपने वो राष्ट्र के लिए किया है, राष्ट्र के लिए आपने वो कुर्बानी दी है, तो आपने वास्तव में ऐसे का ही पालन किया है। ये श्लोक गलत नहीं है, ऐसे की हमारी अवधारणा गलत है। हमें अंत में देखना है कि ऐसे हुआ है या स्टे, अंत में हमें देखना है सत्य हुआ है या असत्य, अंत में हमें देखना है कि हिंसा हुई है या अहिंसा। जैसे जो सामान्यतया गांधी जी की जो अहिंसा है उसका अर्थ है कि आपको एक गाल पर थप्पड़ मिले तो दूसरा गाल भी आगे करना है, लेकिन जो ऋषि पतंजलि की अहिंसा है उसमें यदि आप लोक कल्याण के लिए लाखों लाख लोगों की लाशें भी धरती पर बिछा देते हैं तब भी वो अहिंसा होगी। और यदि आप अपने स्वार्थ के लिए हथियार छोड़ भी देते हैं कि मैं न मारा जाऊं, तो हथियार छोड़ना भी हिंसा होगी। यानी हर बार हथियार पकड़ना हिंसा नहीं होता है, कई बार हथियार छोड़ना भी हिंसा हो जाता है, और कई बार हथियार को पकड़ लेना भी अहिंसा हो जाता है। अहिंसा की पूरी परिभाषा बताइए कि जहां वैर भाव, जहां क्लेश का भाव हो वो हिंसा है। आप में भाव कैसा है? यदि रावण को मारते वक्त भगवान राम का भाव वैर वाला नहीं है, लोक कल्याण का है, तो वो अहिंसा है। और यदि आपका भाव वैर वाला है, बैठे बैठे भी मुझे बस देखने मात्र से किसी व्यक्ति से वैर हो रहा है, तो मैं हिंसा कर रहा हूं। तो हिंसा, अहिंसा, अस्तेज, सत्य, अक्रोध, ये सारी चीजें ऐसी नहीं है कि जो आपको स्थूल कर्मों में दिख जाए, ये बड़ी सूक्ष्म चीजें हैं। क्रोध का उदाहरण भी हम ले सकते हैं और उस पर अधिक गहराई से नहीं जाएंगे, पर सबकी इस प्रकार की व्याख्या हो सकती है। भगवान राम का हमें वर्णन मिलता है, जब वो वाली वध करते हैं तो पीछे से बाकायदा छिप कर मारते हैं, और श्लोक है इसका वाल्मीकि रामायण में। यहाँ यदि वाल्मीकि रामायण पढ़ी होगी आप उसे आज ही चेक करके जाइए, मैं निवेदन करूंगा, बहुत अच्छा प्रसंग है। वाली को जब वो छुपकर मारते हैं और जब वाली कर रहा करके चिल्लाता है, दुहाई देता है उनको कि आप तो बड़े धर्मात्मा हैं, आपने ये अधर्म क्यों किया, तो भगवान राम बाकायदा उपदेश देते हैं, मनुस्मृति के श्लोक उद्धृत करके डिबेट करने की शैली में उन्हें समझाते हैं कि स्थूल धर्म नहीं है, ये सूक्ष्म धर्म है, और धर्मात्मा लोगों का धर्म बड़ा सूक्ष्म होता है, तुम जैसे लोगों के समझने का विषय नहीं है। मैंने जो किया मुझे पता है, मैंने ठीक किया। तुम जो अपनी पुत्र वधू को काम इच्छा से देखते हो, तुमने जो अपने छोटे भाई को उसका अधिकार न देकर के उसे हड़प लिया, ऐसा व्यक्ति मुझे ज्ञान नहीं दे सकता कि धर्म क्या है। तो यानी वहां पर उन्होंने छठे साठ्यम समाचरित अपनाया। ऐसा नहीं श्री कृष्ण ही ऐसा कार्य करते थे, श्री राम भी इसमें किसी भी तरीके से अज्ञानी या भोले नहीं थे, भली भांति जानते थे कि बाली पहले से जब इतनी मर्यादाएं लांघ चुका है तो ऐसे व्यक्ति के लिए मर्यादा नहीं रखनी है। जहां मर्यादा रखनी थी वहां मर्यादा का चरम भी श्री राम ने दिखाया, और श्री कृष्ण में तो हमें विशेष रूप से यह दिखाई देता है। और मैं धर्म से इसीलिए इस बात को जोड़ रहा हूं क्योंकि जब तक धर्म नहीं जुड़ेगा तब तक हमारे लिए राजनीति रहेगी, लोक नीति नहीं बनेगी। जब धर्म जुड़ जाता है राजनीति में तो वो लोक नीति हो जाती है। राजनीति में भाव आता है कि राज करना, लोक नीति में लोक कल्याण का भाव आता है। तो हमें महाभारत में बहुत गहराई से दिखता है कि जो धर्म कह रहा है, धर्म का अर्थात यहाँ पर जो पूर्वाचार्य हैं उन्होंने जो कुछ नियम बनाए, और नियम बनाते वक्त तो लिखते भी हैं कि ये नियम सिर्फ एक सहायक है, ये अंतिम नियम नहीं है, ये सिर्फ एक सहायक है। नियम कई बार बदल भी सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो धर्म कह रहा है ऐसा श्री कृष्ण कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। जैसा श्री कृष्ण कर रहे हैं वही धर्म हो जा रहा है। तत्व से वो धर्म को जान करके उसका ऐसा प्रयोग करते हैं कि जैसा धर्म कह रहा है वैसा कृष्ण कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत नहीं होता। वास्तव में तो वही धर्म है, लेकिन प्रतीत ऐसा होता है कि जैसा कृष्ण कर रहे हैं वैसा धर्म हो जा रहा है। इतना तत्व से वो धर्म को गूढ़ रूप से जानते हैं। इसलिए कृष्ण ने पूरे महाभारत में भगवान कितने प्रकार के दिखने वाले प्रपंच करते हैं जो हमें प्रपंच लगता है, छल लगता है, लेकिन उसके बावजूद धर्म की स्थापना होती है। और वेद व्यास जी भीष्म पितामह के मुख से ये लिखा हुआ है कि वे अच्युत हैं, यानी एक क्षण के लिए भी मर्यादा से च्युत यानी अलग नहीं हुए, केवल श्री कृष्ण। बाकी हर कोई, अर्जुन हो, युधिष्ठिर हो, कभी ना कभी धर्म के मार्ग से भटके हैं, पथभ्रष्ट हुए हैं, लेकिन श्री कृष्ण एक भी बार पथभ्रष्ट नहीं हुए। वेद व्यास जी की नजर में, हमारी नजर में हमें लग सकता है कई बार कि यहाँ इन्होंने झूठ बोला, छल करवा दिया, जबकि युधिष्ठिर हर बार मान रहे हैं, हर बात मान रहे हैं, धर्म के अनुसार जितनी बात कही जा रही है। ज्येष्ठ पिताश्री की आज्ञा कभी नहीं टाल रहे हैं। उन्हें बुलाया, चौसर खिलवाया, उसमें उनकी पत्नी भी दांव पर लग गई। तमाम तरह के अपमान होने के बावजूद जब वो दोबारा लौट कर आ रहे थे तो उन्होंने दोबारा प्रस्ताव भेजा कि हम और 64 खेलना चाहते हैं। तब युधिष्ठिर को भीम, अर्जुन सभी बहुत मना करते हैं, बहुत क्रोधित होकर कहते हैं कि भैया आप वापिस क्यों चल रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, क्षत्रिय का धर्म है कि मुझे चुनौती आई है खेल की तो जाऊंगा, ज्येष्ठ पिताश्री का आदेश है।
जबकि क्षत्रिय का वो धर्म उन्हें प्रतीत नहीं हुआ जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, और इस बात के लिए बाकायदा उनकी निंदा हुई है। मैं अपनी तरफ से जोड़कर नहीं कह रहा हूं, श्री कृष्ण ने खूब निंदा की है युधिष्ठिर की कि आपने ये कहां से पढ़ा ऐसा धर्म। हालांकि दुर्योधन से वो ठीक हैं, वो मांसाहार नहीं कर रहे हैं, स्त्रियों को नहीं छेड़ रहे हैं, शराब नहीं पी रहे हैं, तमाम चीजें युधिष्ठिर जी की सामान्य दृष्टि में ठीक है, पर जहां पर गहराई की बात आती है वहां पर वो रटे रटाए धर्म को फॉलो करते हैं। युधिष्ठिर हो चाहे भीष्म पितामह हो, उन्होंने कहा कि मैंने वचन लिया है, मैं वचन नहीं तोड़ूंगा। श्री कृष्ण ने भी वचन लिया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब अर्जुन से बात नहीं बन रही थी उन्होंने रथ का पहिया उठा लिया। और श्री कृष्ण तो ऐसे व्यक्ति हैं कि यदि और बात न बनती तो वो पूरे हथियार भी उठा लेते। उनके लिए वचन अधिक नहीं है, वचन का उद्देश्य महत्वपूर्ण है। उद्देश्य के लिए वचन तोड़ना पड़ रहा है, तोड़ो, वचन भाड़ में जाए, वचन से कुछ नहीं मिलने वाला है, मिलने वाला है उद्देश्य से। उद्देश्य क्या है? धर्म की स्थापना। तो इससे हमने ये निष्कर्ष निकाला कि धर्म की नियमावली जो कहती है वो कृष्ण करते हैं, ऐसा नहीं है। कृष्ण जो करते हैं वो धर्म की नियमावली बन जाती है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमें नीति व्यवहार करना आना चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य हमेशा लोक कल्याण हो। इस प्रकार के तर्क देकर के कई लोग गलत कार्य भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। हर नियम का दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन हमें सदुपयोग की दृष्टि में इसे आगे बढ़ाना है। अब हम धर्म से इस विषय पर जाते हैं कि इसकी आज क्या प्रासंगिकता है और आज के समय में क्या समस्या है। तो जैसा मैंने जिक्र किया कि अमेरिका ने अभी टैरिफ लगाया 25% और उसके बाद 50% लगा दिया, और इससे भारत की इकोनॉमी को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो क्या आप जानते हैं कि ये जो आघात हुआ है 50% टैरिफ वाला, इसके तार कहां से जाकर जुड़ रहे हैं? हालांकि बहुत प्राचीन समय से परंपरा चल रही है, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसकी कुछ जो कॉन्फिडेंशियल डॉट्स है पीछे के, वो ऐसा सजेस्ट करते हैं कि जिस न्यूक्लियर वेपनरी के ऊपर हमला हुआ था वास्तव में पाकिस्तान की नहीं बल्कि अमेरिका की थी। जब से अमेरिका की वो न्यूक्लियर वेपनरी को हानि हुई है तभी से ट्रंप जो है वो उछल रहे हैं और उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है। उसी के बाद उन्होंने आसिफ मुनीर को बुलाया जो पाकिस्तानी आर्मी पर्सन है, और उनको बुलाकर वहां से न्यूक्लियर धमकी भी दिलवाई भारत को, जिसके बाद एक बहुत ही अच्छी योजना, हालांकि मैं किसी भी पार्टी को पूरी तरीके से ठीक नहीं मानता हूं, सब में कुछ न कुछ कमियां हैं, लेकिन ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम का जो व्यक्ति है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ये बड़े खूंखार हैं इस मामले में। उन्होंने जिस प्रकार से ट्रंप की तौहीन की है वैसी किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं की, और ये जो तौहीन है ये भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए एक झटका देती है कि तुम कब तक अमेरिका के दिए हुए टुकड़ों पर पलोगे, कभी न कभी तो आजाद होना पड़ेगा। चाहे कुछ समय के लिए जरूर झटका महसूस हो, लेकिन आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। कुछ जर्मन पेपर्स में ऐसी भी खबरें आ रही है और रूमर्स चलाए जा रहे हैं कि ट्रंप ने बहुत सारे कॉल किए और 4 से 5 कॉल मोदी जी ने नहीं उठाए लास्ट वीक में, और उससे और जो है वो ट्रंप भड़के में, जिस कारण से उन्होंने 25% से 50% टैरिफ लगाया। और आप यकीन मानिए अभी सोशल मीडिया पर ये जितना वोट चोरी को लेकर के और तमाम तरह के मुद्दे बनाए जा रहे हैं, वैसे तो जितने इसमें डेटा दिखाए गए उसमें काफी डेटा फर्जी हैं, लेकिन यदि कोई डेटा ठीक भी है और मान लेते हैं कि कहीं पर कोई किसी प्रकार की वोट चोरी हुई भी है, जो कि हर पार्टी ही करती होगी, लेकिन उस मुद्दे को जो हाईलाइट किया जा रहा है वो नेचुरल नहीं है, वो कांग्रेस के बस की बात नहीं है। इसके पीछे पूरा अमेरिका की एक डीप स्टेट पॉलिसी है, जिसे वहां की एक इंटेलिजेंस एजेंसी गवर्न करती है, जिसको हम CIA बोलते हैं। CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। जैसे हमारे यहाँ भारत में NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, वैसे ही अमेरिका की CIA है। और CIA को जब भी किसी देश में षड्यंत्र करना होता है तो वो वहां एक डीप स्टेट बनाती है। डीप स्टेट का मतलब कि जो हमारी गवर्नमेंट की स्टेट है, जो ऑफिशियल स्टेट है, उस स्टेट के नीचे वो एक डीप स्टेट बनाएगी, गहराई में जाकर के, जो दिखेगी नहीं, लेकिन पतली पतली लेयर से वो धीरे धीरे ऊपर आकर के सरकार को एलिमिनेट करने की कोशिश करेगी। ऐसा पहले ईरान में भी किया है अमेरिका ने, पाकिस्तान में भी किया, और अभी रिसेंटली बांग्लादेश में पूरा डीप स्टेट द्वारा चलाया हुआ प्रोपेगेंडा था। इसके क्लियर एविडेंस और डॉट्स हमारे सामने हैं, और वैसा ही अभी भारत में होने का प्रयास हो रहा है। पूरा पुरजोर कोशिश हो रहा है कि जो अभी की सरकार है इसे कैसे भी करके गिराया जाए, उसके लिए अपोजिशन को पूरा फंड दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि ये बात मैं केवल हवाबाजी के लिए कह रहा हूं, इसका एक पूरा उदाहरण आप डेटा सहित जाकर चेक कर सकते हैं। जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी अडानी को पूरा डिमोलिश करने के लिए, उसके सिस्टम को, क्योंकि अडानी उस वक्त इजराइल में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और इजराइल में इन्वेस्टमेंट हो इंडिया की, ऐसा अमेरिका नहीं चाह रहा था। तो हिडनबर्ग का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने एक रिपोर्ट पब्लिश करके अडानी के शेयर को बहुत नीचे लाया, जो कि अभी तक भी वापस नहीं आ पाए। लेकिन अडानी की पूरी कंपनी बर्बाद हो जाती यदि इसमें इजराइल खुद इंटरवीन नहीं करता। इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मौसाद,
जो इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस गैदरिंग में दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी मानी जाती है, उन्होंने भारत के और अडानी के पक्ष में आकर के पूरी एक रिपोर्ट तैयार की हिडनबर्ग के खिलाफ, और वो रिपोर्ट पब्लिश करते ही कुछ ही समय बाद हिडनबर्ग की कंपनी बंद हो गई। लास्ट ईयर ही शटडाउन हुई है हिडनबर्ग की कंपनी, और वो शटडाउन हुई है, इसका मतलब कुछ ऐसा उस रिपोर्ट में निकला था। और क्या निकला था आप जानते हैं कि हिडनबर्ग ने जो रिपोर्ट बनाई वो सही स्टैटिस्टिक के ऊपर और सही इकोनॉमिकल डेटा के ऊपर नहीं थी, बल्कि मैनिपुलेटेड थी। और उसकी मीटिंग जहां हुई, पूरा उसका लोकेशन शेयर किया गया कि ये इंटेंशनली की गई चीजें। हिडनबर्ग दिखाते थे कि वो एक निष्पक्ष रिसर्चर है। और आप यकीन मानिए कि जैसे आज हमारी यहाँ चर्चा हो रही है, वैसे जो चर्चा हुई हिडनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट की, वो अमेरिका में एक ऐसी बिल्डिंग में हुई जो कांग्रेस के नाम से रजिस्टर्ड है। इजराइल ने अपनी रिपोर्ट में क्लियर उस एड्रेस का मेंशन किया कि यहां पर ये मीटिंग हुई है। नाम नहीं लिया राहुल गांधी का, लेकिन समझने वाले सभी समझ गए कि ये कांग्रेस का ऑफिस है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका इंटरनेशनल ऑफिस है अमेरिका में, और वहां पर ये सारी चर्चा हुई है और उसके माध्यम से भारत में किया गया। लेकिन मोसाद और भारतीय एजेंसियों ने मिलकर के इस पूरे षड्यंत्र को तबाह किया। इसलिए चीजें जितनी सरल दिखाई देती है उतनी सरल होती नहीं है। जैसे ही आप इंस्टाग्राम खोलते हैं और आपको 1000 कमियां दिखाई जाती है भारत की राष्ट्रवादी सरकार के प्रति, कमियां तो देखिए सब में है, मुझ में भी है, आप सब लोगों में भी है, तो जो सरकार चला रहे हैं उनमें भी है। पर बात यह है कि उसको गिराने का प्रयास क्यों हो रहा है, उद्देश्य क्या है। जब 2014 में ये न्यूज आई थी कि एक हिंदू नेशनलिस्ट, हेडलाइन आई कि अपने आप को पीएम विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं, तो लगभग कहते हैं कि 48 घंटों तक तो अपोजिशन को होश नहीं आया था कि ये कैसे हो गया। हम इतने वर्षों से, दशकों से हम राज कर रहे हैं और कैसे एक व्यक्ति जीत गया। और लग रहा था कि 2019 में तो हम जीत ही जाएंगे वापस, लेकिन 2019 में भी और 2024 में भी अब ये जो विक्ट्री हुई है, इसके बाद विदेशी षड्यंत्र और बढ़ गए हैं और उनमें खलबलाहट मची हुई है कि कैसे भी करके इस सरकार को गिराया जाए। तो इस सरकार को गिराने के लिए सोशल मीडिया पर जितने षड्यंत्र हो रहे हैं, उसमें प्रॉपर यहाँ की कंपनीज को मार्केटिंग और आईटी सेल की सर्विस दी गई है, उनको पैसा दिया जा रहा है फॉरेन से फंडेड, और वो काम कर रहे हैं। और सरकार ऐसी बहुत सारी एजेंसीज को बंद भी करती है। अभी लास्ट ईयर ही एक चाइना का एक एनजीओ था, स्टैनफोर्ड इंटरनेट विभाग करके उसका कुछ नाम था, मैं उसका एज इट इज नाम आपको बताना चाहूंगा। मैंने अभी निकाल कर रखा था, मैं सुबह ही इस बारे में डेटा आज निकाला। चाइना लिंक्ड ये रिपोर्ट है, कंपनी का नाम है स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी। इसके बारे में आप सर्च करेंगे, अभी बंद हुई है। और इसका दोष क्या था कि ये भारत में जो बॉर्डर एरियाज को लेकर के मिस इन्फॉर्मेशन, झूठी खबरें और अफवाहें फैलाने का प्रोजेक्ट ले रखी थी। जैसे हम कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, प्रोजेक्ट में प्रॉपर ऑब्जेक्टिव लिखा होता है, माइलस्टोन लिखे होते हैं। उस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव और माइलस्टोन ये था कि हमको अफवाह और र्यूमर फैलाना है भारत के बॉर्डर इलाकों से रिलेटेड, चाइना और इंडिया के जो बॉर्डर इलाके हैं। तो ऐसे एनजीओ को बंद किया जाता है। और ऐसे खूब सारे एनजीओ सोशल मीडिया पर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि अब जो वोट देने वाले लोग हैं वो रीडर्स नहीं होंगे, वो रीलर्स होंगे। वो बुक पढ़कर नहीं आ रहे हैं, वो रील देखकर आ रहे हैं। तो आज आप जितने यहाँ पर लोग हैं उसमें बहुत ज्यादा ऐसे कोई यंगस्टर्स नहीं है जो रील देखते हो। लेकिन यदि आप मेरी उम्र के या मेरी उम्र से भी कम उम्र के 13, 14, 15, 16 साल के बच्चों से मिलेंगे तो उनको कोई मतलब नहीं है। आप उन्हें पकड़कर यहाँ ले भी आएंगे और जैसी सामान्य सत्संग चलता है उसमें वो कहेंगे जी हाँ बहुत बढ़िया है, लेकिन उनकी आगे जाकर के जो खुफिया बात होती है वो सोशल मीडिया में ही होती है। खुफिया बात करते हैं यहाँ पर, ये नहीं है कि वो बात करते हैं किसी से, जो उनकी भावनात्मक प्रक्रिया शेयर होती है वो उन इन्फ्लुएंसर्स से होती है। और ये एक बहुत ही दुख की बात है और चिंता की बात है। और आज मैं यहाँ पर चिंता व्यक्त करने ही आया हूँ, हमारी देश राष्ट्र संस्कृति की तारीफ करने नहीं आया हूँ। वो हजारों साल पुरानी बातें थी। आज सोशल मीडिया पर जितने भी क्रिएटर्स हैं वो सब लेफ्ट इंक्लिनेशन में है, राइट इंक्लिनेशन में बहुत कम है। हालांकि राइट इंक्लिनेशन में और लेफ्ट इंक्लिनेशन में दोनों को पार्टियां पैसा देती है। बीजेपी जो कांग्रेस के नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए काउंटर में जो पैसा खर्च करती है, तो उससे हमें यह पता चला कि यदि बीजेपी खर्च कर रही है पैसा यानी कांग्रेस भी कर रही होगी। तो हम रिसर्च करते करते ऐसी और कंपनीज तक पहुंचे तो पता चला कि हम जितने कंटेंट क्रिएटर देखते हैं कोई भी अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहा है। उधर से कांग्रेस वाले पैसा खिलाते हैं, इधर से काउंटर करने के लिए बीजेपी वाले पैसा खिलाते हैं। हाँ, ये है कि बीजेपी वाले जिनको पैसा देते हैं वो पहले से काम कर रहे हैं, वो उनको सपोर्ट कर देते हैं, कांग्रेस वाले खरीदते हैं। कि ये एक बहुत ही चिंता का विषय है कि जितना हम सोशल मीडिया पर आइडियोलॉजिकल वॉर देख रहे हैं ये सारा का सारा मनी ओरिएंटेड है। 90% लोग ऐसे हैं, 10% को यदि छोड़ दें कि पैसा आए ना आए वो काम करेंगे, 90% ऐसे हैं जिनको यदि पैसा नहीं मिले तो आज ही पॉलिटिक्स पर बात करना छोड़ करके मोबाइल की अनबॉक्सिंग करते हुए मिलेंगे। वो केवल और केवल क्रिएटर इसलिए बने हुए हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से फंडिंग मिल रही है। तो यानी फंडिंग का खेल जहां ज्यादा होगा वहां पर राजनीति ऐसे ही चलती है। अब इसमें हम लोग क्या क्रांति कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है धन की आवश्यकता होनी चाहिए लेकिन धन पर निर्भर नहीं होना चाहिए। बिना धन के भी धर्म हो सकता है।
ऑल्दो आचार्य चाणक्य ने आज से 2500 वर्ष पहले ही घोषणा कर दी थी कि सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ है। सुख का मूल धर्म, धर्म का मूल अर्थ है। लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि जिसके पास पैसा है वही राज करेगा, जिसके पास पैसा है वही चलेगा। होना चाहिए जिसके पास धर्म है, जिसके पास विद्या है, जिसके पास ज्ञान है, वो चले। सपोर्टिनेट के लिए अर्थव्यवस्था रहे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन मूल भाव विद्या होना चाहिए, वो अभी नहीं है। यहां से शुरू होता है वैदिक एक्टिविज्म कि हम ऐसी क्या एक्टिविटीज करें जिससे अभी की ये जो व्यवस्था है इसको हम धीरे धीरे बदलें, क्योंकि यदि हम इस व्यवस्था में ढलना शुरू कर दिए तो अगेन विजय अमेरिका की होगी, क्योंकि पैसा उनके पास बहुत है। हमारी ताकत धन नहीं है, हमारी ताकत विद्या है। हमें मेजरमेंट विद्या को बनाना होगा। फिलहाल मेजरमेंट धन बना हुआ है, धन राज कर रहा है, चाहे चेहरा कोई भी हो, सिस्टम धन का रहता है। तो यानी यदि हमने धन के माध्यम से शुरू कर दिया कि चलिए एक काम करते हैं, उनको परास्त करने के लिए हम बहुत धन इकट्ठा कर लेते हैं। हमने धन इकट्ठा किया, मान लीजिए 50 रुपए, उन्होंने 52 कर लिया, हमारी हार हो गई। तो या तो हमें यह विश्वास हो कि हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है, पर उस पर हमें विश्वास नहीं है। लेकिन हमें इस पर विश्वास है कि हमारे पास दुनिया में सबसे अच्छी विद्या है, क्योंकि हम वेद का प्रचार कर रहे हैं और वेद का कार्य आर्य समाज करना चाहता है। यहां आकर हमारी विजय हो सकती है, क्योंकि विद्या में हमारे आसपास भी कोई नहीं आ सकता है यदि हम वेद को लेकर चल रहे हैं। तो अन्य धर्म ग्रंथों का तो कोई कंपटीशन में ही नहीं है वो। लेकिन आज हम मॉडर्न से मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च भी देखते हैं तो उसे भी गाइड करने का आलोक वेद के पास है। तो हमें इसे हथियार बनाना है। इस मिशन और जन आंदोलन का नाम हमें वैदिक एक्टिविज्म के माध्यम से इसे प्रमोट करना है। और वैदिक एक्टिविज्म में ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी चीजें आएंगी, रिसर्च इनिशिएटिव्स आएंगे, इस तरह के आंदोलन आएंगे जहां बार बार जाकर हम ये बात कहें, लोगों को वेद से जोड़ें और नए युवाओं को जोड़ें जो 13-14 वर्ष से लेकर के 23-24-25 वर्ष के बीच की आयु है, उनको हम पहले जोड़ें, फिर उनके माध्यम से 25 से 30, 30 से 35 तक का जो पूरा युवा क्रम है ये पूरा इसमें जुड़े। और जो नया टैलेंट है वो सोशल मीडिया पहले से जानता है, उसको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं है। उसे ये पता चले कि ग्रंथ क्या है, वेद क्या है, दर्शन क्या है, कितनी ऊंची बातें गीता में है, क्या दर्शन है श्री कृष्ण का, 6 दर्शनों में क्या बातें कही गई है, मीमांसा का स्रोत क्या है, न्याय वैशेषिक क्या है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद ने वेद के प्रति जो अपनी श्रद्धा व्यक्त की है, इतना ज्ञान देकर के वो श्रद्धा उसमें आए। और जैसा कभी पहले होता था, सरदार भगत सिंह से लेकर के रामप्रसाद बिस्मिल तक एक लंबी कतार होती थी नौजवानों की जो अपनी गर्दन कटाने के लिए भी तैयार होती थी। विद्वानों में भी युधिष्ठिर, मीमांसक, पंडित भगवत दत्त जी, इस प्रकार के इतने बड़े बड़े विद्वान हुए जो ऋषि परंपरा को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। वैसा भाव हम युवाओं में डाल दें, फिर मुझे लगता है बहुत कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो युवा अपने आप देख लेंगे यदि उनमें वो भाव आ गया तो। क्योंकि मैं दिन रात यूथ से मिलता हूं, हमारी टीम भी पूरी यूथ की है, तो मुझे पता है कि उनकी क्या समस्याएं हैं। उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें, उनको कोई रुचि नहीं है, उनका इंटरेस्ट खराब हो रखा है। अगर उनका इंटरेस्ट इसमें आ गया तो हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शत्रुओं के पास भी युवा ही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, तो बहुत अनुभवी लोग हैं, उनके पास बहुत पावर है, सब कुछ है। लेकिन क्या सोशल मीडिया की जब स्ट्रेटेजी बनती है तो अमित शाह जी खुद बनाते हैं बैठ करके? नहीं, वो ऑर्डर दे सकते हैं, वो धन दे सकते हैं, वो आदेश दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं। ऐसे ही सोनिया गांधी तो नहीं तय करेगी ना कि कांग्रेस के सोशल मीडिया पे कौन सी पोस्ट डालनी है। वो पीआर एजेंसी हायर करेंगे, युवाओं को जोड़ेंगे, और उनको तो हायर करने की भी जरूरत नहीं है। उनका वामपंथियों का पहले से तंत्र बना हुआ है। जेएनयू में उन्होंने इतने वर्षों में इतनी संस्थाएं बना ली, इतनी पुस्तकें लिख ली कि एक दूसरे ऑथर्स ही खुद के पुस्तक को कोट करते रहते हैं। उसने उसकी तारीफ की, उसने उसकी तारीफ की, ऐसे मिला करके 100 लोगों ने आपस की तारीफ की और उनका तंत्र बहुत बढ़िया हो गया। उनके इतने एनजीओ है, इतनी यूनिवर्सिटीज है, और बहुत पढ़े लिखे लोग भी जितने, वो सब लेफ्टिस्ट हैं। चाहे आप आईआईटीज में चले जाइए, एनआईटीज में चले जाइए, वहां से जितने लोग निकलते हैं या तो धार्मिक होते नहीं, धार्मिक होते हैं तो भी मनी ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं। उनकी दर्शन में, त्याग में, वैराग्य में, इसमें भावना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं वैराग्य की भावना लेकर आप पहाड़ों पर चले जाइए, वैराग्य की भावना लेकर आप राजनीति करिए। ऐसे लोग हमें चाहिए। ऐसे लोग ज्यादातर इन इंस्टीट्यूट से नहीं निकलते हैं, निकलेंगे तो कॉर्पोरेट मानसिकता से निकलेंगे। और कॉर्पोरेट मानसिकता आवश्यक है, जैसे मैंने हस्ते वाली बात बताई, एक पहलू के लिए, लेकिन वो भी आवश्यक है, वो ही आवश्यक नहीं है। मात्र कॉर्पोरेट जैसा चल करके वेद का काम नहीं हो सकता, बाइबल का काम हो सकता है। ये बहुत ही स्पष्ट बात है। तो इसके लिए ऐसी मानसिकता चाहिए जो, जिसके लिए साधन है कॉर्पोरेट, साध्य नहीं है, जिसके लिए प्रिय नहीं है कॉर्पोरेट, उसके लिए प्रिय वेद है, प्रिय गुरुकुल है, वो उपयोग ले सकता है कॉर्पोरेट का। तो ऐसे लोग हमारे पास नहीं है। और लेफ्ट में ऐसे लोग इसलिए क्योंकि वहां ऑटोमेटिक वैसे ही चाहिए, वहां तो वेद गुरुकुल चाहिए ही नहीं ना, वो तो है ही भोगवादी विचारधारा। तो उनको थोड़ी कोई ट्रेनिंग करनी है, उनके कॉलेज में हो जाती है ट्रेनिंग, 4-5 साल में अच्छी भोगवादी मानसिकता बन जाती है। तो वो क्यों आएगा? वो ऐसी एक किसी संगठन में क्यों जुड़ेगा जो संगठन आपको धीरे धीरे करके लास्ट में जाकर के ब्रह्मचर्य का उपदेश देगा, संयम का उपदेश देगा? उसको पहले ही दिख रहा है। तो जाएगा ही ऐसी जगह जहां पे जाने के बाद में बढ़िया उसको दारू पार्टी जलसा होने वाला, ऐसी जगह पर जाएगा।
तो लेफ्ट विंग ने अपनी इतनी मजबूत स्ट्रेटेजी बना रखी है कि आज कांग्रेस को पढ़े लिखे लोग चाहिए, उसको अलग से हायर करने की जरूरत नहीं है, खोजने खाजने की जरूरत नहीं है। वो किसी भी आईआईटीज में, किसी बड़े विश्वविद्यालय में जाइए, वहां जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी कर रहे होंगे वो सब वामपंथी होंगे, वो सब भारत तेरे तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहने वाले होंगे, और वो सब पढ़े लिखे होंगे, सब एजुकेटेड होंगे, वो उनका जाकर के काम करेंगे। हालांकि अभी ये जो पार्टीज हमारे सामने आ रही है विपक्ष के रूप में राष्ट्रवाद के खिलाफ, हम मान सकते हैं कि इनमें बहुत ताकत नहीं है, लेकिन अमेरिका जो है उसके पास ताकत है, ये आज की सच्चाई है। वो डीप स्टेट बनाकर षड्यंत्र कर रहा है और हो सकता है उसे भारतीय सरकार परास्त करे, और बिल्कुल करेगी। लेकिन हमारी भूमिका इसमें यह है कि हम हमारी विद्या को, वेदों को साथ में लेकर के इसका समाधान करें, और वैदिक एक्टिविज्म में ऐसी क्षमता है। एक और कदम इस बात को आगे बढ़ाता हूं कि कैसे है। देखिए, जब भी किसी राष्ट्र को बचाने की बात आती है तो आइडेंटिटी क्राइसिस एक सबसे बड़ी समस्या होती है। जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के राष्ट्र को बचाना है तो उसके लिए आइडेंटिटी इस्लाम है। यदि इस्लाम नहीं है तो फिर पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं है, फिर वो तक्षशिला हो गया, वो कुछ और हो गया, वो कांधार काबुल हो गया। पाकिस्तान वो तभी है जब वहां पर इस्लाम है। वैसे ही भारत जब है जब यहां पर भारतीयता है। यही वो कारण है कि कोई भी राष्ट्रवादी पार्टी आती है तो भारतीय संस्कृति को प्रमोट करती है, क्योंकि उसे पता है भारतीय संस्कृति प्रमोट होगी तो यहाँ की आइडेंटिटी बची रहेगी। और इसीलिए जितनी भी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज भारतीय संस्कृति पर प्रहार करती है, उनको भारत से समस्या नहीं है, भारतीय संस्कृति से समस्या है। संस्कृति हट गई तो भारत फिर उन्हीं के बाप का है जैसे पहले था। तो संस्कृति ही वो चीज है जो उनको बचा करके बचा करके रखती है इस चीज से कि हमारा सामना उनसे सीधा न। यदि संस्कृति हट गई तो संस्कृति यदि रही तो हमारा सीधा सामना होगा, संस्कृति यदि हट गई तो उनका सीधा सामना नहीं होगा, बीच में लेफ्ट विंग आ जाएगी। तो इस चीज के लिए प्रहार होता है संस्कृति पे। और संस्कृति को बचाने के लिए सबसे अकाट्य रिसर्च किसके पास है? केवल और केवल वैदिक जो मत है, वैदिक विद्वान है उनके पास। और ये बात भली भांति सरकार भी जानती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि भारतीय सरकार जो आर्य समाज से संबंधित प्रोग्राम्स हैं, जो वैदिक संस्थानों से संबंधित प्रोग्राम्स हैं, उनमें बढ़ चढ़ करके भाग लेती है। लेकिन शंकराचार्य लोग उनको गाली देते हैं और वो उनको भाव नहीं देते हैं, उनके बीच में कांटे की टक्कर चलती है। इसका क्या कारण है? क्योंकि उन्हें पता है कि एट द एंड इन्हें प्रमोट करेंगे तो सबसे पहले जातिवाद फैलाएंगे, वैसे आधा देश तोड़ देंगे। स्त्रियों को कहेंगे, जैसे जोशीमठ के शंकराचार्य कहते हैं कि जहां स्त्री हवन करे वहां समझ लेना आर्य समाज है, वो सही संस्कृति नहीं, सही परंपरा नहीं। तो स्त्रियों को, आधी आबादी को अलग कर देंगे, SC ST समाज को तो बिल्कुल हीन दृष्टि से देखेंगे। तो सारा तो यहाँ गेम पूरा अमेरिका के पक्ष में चला ही जाना है। तो इसलिए वो शंकराचार्य जैसे लोगों को कभी प्रमोट नहीं करते हैं। जो पूरी पीठ के शंकराचार्य हैं, इस प्रकार के लोग, भले उनकी योग्यता बहुत है, बहुत विद्वान है, शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। यदि उनसे पूछ लिया राम ने शंभुक वध क्यों किया, तो उन्हें बताना पड़ेगा कि हाँ ये ठीक है, किया गया है। ऐसा शोध जैसा आर्य समाज के पास है, जैसा वैदिक विद्वानों के पास है, जैसा ऋषि दयानंद ने दिया, वैसा शोध और किसी के पास नहीं है। इसलिए मैं तो ये खुल करके कहूंगा कि यदि भारतीय संस्कृति को बचाना है तो जो मार्ग ऋषि दयानंद ने बताया वो मार्ग एकमात्र मार्ग है। ऋषि दयानंद ने कहा वेदों की ओर लौटो, हमें कहना चाहिए वेदों की ओर लौटना पड़ेगा। जब हम इस दृष्टि से युवाओं के बीच ये बात रखेंगे, मैंने आर्य समाज का जो अभी 150वीं स्थापना दिवस पर बॉम्बे में कार्यक्रम हुआ था, वहां मैंने इसको एक बड़े मंच से इस उद्घोष को देने का प्रयास किया कि अब हमें ये नारा देना होगा कि वेदों की ओर लौटना पड़ेगा। हमें इतनी एग्रेसिव काम करना होगा, चाहे अपनी रिसर्च को लेकर के, जैसे हमने अभी रिसर्च प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं IIT बॉम्बे के साथ में, तो उसका पर्पस यही है कि हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, भीख नहीं मांगनी है कि हमारी बात मान लो, हमारे वेद बहुत अच्छे हैं। उसे ऐसा प्रमाणित करो, और विदेशी लोग जैसे मानते हैं अपनी बातों को, जहां से प्रकाशित कराते हैं, वहीं जाकर के उसे घुसा दो कि उन्हें मानना पड़े। इससे ये नारा निकलेगा कि वेदों की ओर लौटना पड़ेगा। तो भारतीय संस्कृति का जो सबसे शुद्ध स्वरूप है, जो सबसे अच्छा रिसर्च है, जो सबसे अच्छी परिकल्पना है, चाहे श्री कृष्ण को लेकर हो, श्री राम को लेकर के हो, वैदिक संस्थानों के पास है। और यदि इस एक्टिविज्म को हम जन आंदोलन बनाकर के लोगों के बीच डालते हैं तो यही वो एक्टिविज्म होगा जिससे फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज घबराएंगी। यदि धर्म गुरुओं के रूप में जो पाखंडी और पोप लोग हैं, यदि उनका राज रहा, तब तो CIA के लिए एक दिन का भी काम नहीं है भारत को भड़काना, और जो कि पहले होता आया है। ये हमारी विचारधारा है जो इसको आगे चल करके रोक सकती है। अब इस विषय पर और भी बहुत चर्चा हो सकती है। ये वैदिक एक्टिविज्म एक्चुअल में क्या है, हमें किन चीजों का बहिष्कार करना है, किन चीजों को स्वीकार करना है, किन चीजों को कैसे प्रचारित करना है, ये और लंबी रणनीति हो सकती है। लेकिन इस पर मैं अपने विचार अधिक समय की सीमा को देखते हुए न रखकर, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि इस बारे में आप सबको जागरूक करना कि इस तरीके से काम करना होगा। एक भावना हमें ऐसी आए कि हर रविवार यहाँ कार्यक्रम होता है और अन्य जगह पर भी जहां जहां हम ये बात बोलते हैं वहां पर इससे संबंधित चर्चाएं होना शुरू हो, ऐसे ही प्रोग्राम हो। क्योंकि धर्म जो है वो निजी विषय नहीं है। धर्म का एक स्वरूप जो आध्यात्म है, जिसे हम परा कहते हैं, वो निजी स्वरूप है।
लेकिन जो अपरा विद्याएं, जो भौतिक जो जगत है, उसमें यदि आपको धर्म की स्थापना करनी है तो इन विषयों को उठाना होगा, इन विषयों पर चर्चा करनी शुरू करनी होगी, इन विषयों के सॉल्यूशंस पर काम करना होगा, इनसे रिलेटेड जितने इनिशिएटिव्स हैं उनको क्रिएट करना होगा, जो इनिशिएटिव्स आ रहे हैं उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा, सबको मिलकर के इस धारा में आंदोलन बनाना पड़ेगा, तब जाकर के हम सशक्त होंगे। और यदि हम इस धारा में काम करेंगे तो निश्चित तौर पर गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करेगी, क्योंकि ये राष्ट्रवाद का सवाल है, आइडेंटिटी क्राइसिस से निकलने का सवाल है। हमने आज बात शुरू की धर्म के गूढ़ स्वरूप से, वहां से बात शुरू करते करते हम CIA जो षड्यंत्र कर रही है वहां तक आए, डीप स्टेट बनाकर जो बातें आ रही है वहां तक आए, सोशल मीडिया पर जो षड्यंत्र हो रहा है वहां तक आए, राजनीति क्या है, लोक नीति क्या है, इन सब विषयों को हमने जाना। और ये सारी शास्त्रीय बातें हैं, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसके लिए हम अपने जमीर को बेचें, हम कॉम्प्रोमाइज करें, हम गलत कार्य करें ना। हमारा गोल क्लियर होना चाहिए कि हमें जहां पर भी राजनीति करनी है वो शुद्ध श्री कृष्ण का स्वरूप होना चाहिए, जिसमें पूर्ण रूप से धर्म अध्यात्म हो, उसमें कहीं पर भी हमें वैसी राजनीति नहीं करनी। सुभाष चंद्र बोस को आप पढ़िए, उनका जैसा पॉलिटिकल एंगल था, बहुत ही मजबूत था, उसमें बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी दिखती है और स्ट्रेटेजी भी बहुत दिखती है। आज के समय में आप अजीत डोभाल जी की बायोग्राफी पढ़िए, वो एकदम मॉडर्न इरा की बात हो गई, लेकिन वो भी बहुत राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े रहे, संघ से जुड़े रहे बहुत समय तक, अभी भी जुड़े हुए हैं, उनके पुत्र भी जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारा आदर्श इसमें होना चाहिए श्री कृष्ण। आप गीता पढ़िए, आपको उसमें बहुत जानकारी मिलेगी, और गीता से ज्यादा महाभारत में ऐसे प्रकरण और प्रसंग पढ़िए जहां पर आपको कई ऐसे श्लोक मिलेंगे, आपको पता चलेगा कि जब वो कार्य करते थे तो उनके मन की भावना क्या होती थी। वो युद्ध भी करते थे तो लगता था समाधि में रहकर युद्ध कर रहे हैं, इतने शांत चित्त होकर वो अपना कार्य करते थे। वो एक योगी थे, योग के ईश्वर थे, वैसे हम नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमारा आदर्श वो होने चाहिए। अब एक दूसरा विषय और उठाता हूं, एक और बड़ी प्रॉब्लम है जो अभी इंडिया में इंसल्ट की जा रही है पिछले 6 से 7 साल से। आप सबने एक प्लेटफॉर्म का नाम सुना होगा, टिकटॉक। जैसी उस पर आ रही थी वल्गैरिटी, उसको देखते हुए मैंने वीडियो बनाई और संयोग ऐसा था कि अगले ही दिन वो बैन हो गया। मेरी उम्र उस वक्त काफी कम थी, तब की मैं घटना बता रहा हूं। इसलिए नहीं क्योंकि वो चाइनीज ऐप था, इसलिए क्योंकि ये प्रॉपर एक प्लांटेड ऐप था जिसका उद्देश्य ये था कि ये जो युवा पीढ़ी है जिसको वैदिक एक्टिविज्म वाली ये बात समझानी है, ये पागल हो जाए, ये इतनी मूर्ख हो जाए कि ये मोबाइल चला करके बस गाना चला के लिपसिंग करने में अपना पूरा दिन निकाल दे। स्कूल से आए होमवर्क करने की बजाय ये करेंगे, सुबह जल्दी उठे ये करेंगे, हर वो अपना समय, हालांकि होमवर्क करना और उसमें अपना पूरा टाइम बर्बाद करना, इसे भी मैं बहुत ठीक नहीं मानता हूं। ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र ही है हमारे एजुकेशनल सिस्टम में, जो बाहर से इम्पोज्ड है, और अभी इंडियन नॉलेज सिस्टम के माध्यम से सरकार इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको भी फिक्स कर रही है। ये भी बड़ी गलत सिस्टम चला हुआ है। लेकिन टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बनाना, इसमें पूरा समय बर्बाद हो रहा था। उस वक्त मैं इस बारे में, मेरे पास कोई रिसर्च नहीं थी, लेकिन बाद में चलकर जब मैंने चेक की पूरी हिस्ट्री, इसके ऊपर क्या क्या कैसे कैसे डिस्कशंस हुए, क्या क्या प्रस्ताव हुए, पता चला ये पूरा षड्यंत्र था। लेकिन टिकटॉक गया और अभी इंस्टाग्राम पर ये रील वाला सारा नाटक शुरू हो चुका है। यूट्यूब शॉर्ट्स पर भी थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन यूट्यूब ने इस पर बहुत तगड़ी सेंसरशिप लगा रखी है। आपको पता है आज के समय पर जो स्क्रोलिंग एडिक्शन है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप कहेंगे हमारे लिए तो नहीं है, लेकिन जो 13 से लेकर 24 साल तक के बच्चे हैं, स्पेशली अंडर 20, उनके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे एक मित्र का मित्र है जिससे मेरी बात हुई, उसने कहा मुझे ऐसी समस्या है कि मुझे ऐसा मनोरोग हो गया है कि जब तक ये रील एंड नहीं होगी स्क्रॉल करते जाऊंगा, और वो एंड होती नहीं, और वो रील देखता नहीं है, वो सिर्फ ऐसे स्वाइप करता है फटाफट फटाफट कि इसका अंत कहाँ है। उसको डिसऑर्डर ओसीडी हो गया इस चीज का कि उसे इसका अंत देखना है। वो स्क्रॉल करता जाता है और करते करते उसकी उंगली दर्द करने लग जाती है, लेकिन वो रुक नहीं पाता। ऐसी समस्या हो क्यों? रात भर 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक इतनी रील्स उसने देखी कि अब जो ब्रेन है वो सही से सिग्नल नहीं दे पा रहा है कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका कारण क्या है। और इसको पूरा ऐसे ही डिजाइन किया गया है कि ऐसी एक रील होगी, जल्दी खत्म हो जाएगी, जल्दी डोपामिन मिलेगा, जल्दी स्क्रॉल करना है, और ये एक एडिक्शन बन चुका है। अच्छा, एक बहुत गहरी बात है कि अगर आप सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर कुछ देखते हैं तो जनरली ये फीचर अच्छा था कि सर्च करेंगे, पता होना चाहिए करना क्या है, देखना क्या है। मुझे गाना सुनना है, मैं गाना सर्च करूं, मुझे कॉमेडी देखनी है, मैं कॉमेडी सर्च करूं, मुझे भजन सुनना है, मैं भजन सुनूं, मैं लिखूंगा। लेकिन रील में आप नहीं तय कर रहे हैं कि आप क्या देखेंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात है, और ये हमारे सम्मुख कभी नहीं आती है। मोबाइल हमें बताएगा कि हमें क्या देखना है, हमारे इंटरेस्ट के बेस पर जो उसके पास डेटा है। सर्च करने का ऑप्शन ही नहीं है रील्स वाले एप्लीकेशंस में, सर्च करने का ऑप्शन जनरली नहीं होता है, साइड में होता है। लेकिन यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तभी आप जनरली देखेंगे, स्क्रॉलिंग से बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे। तो ये जो स्क्रॉलिंग एडिक्शन है, इससे पूरी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। इसके लिए एक बहुत ही अलग तरह की एक योजना बनानी होगी, एक प्रस्ताव सरकार के सम्मुख रखना होगा, क्योंकि एक ऐसी चीज पकड़ा दी है कि हमारे कॉल, सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीज इसमें है, तो हम कहीं ना कहीं फालतू की चीज भी उसमें स्क्रॉल करते हैं। तो मेरा ये प्रस्ताव, और मैं कुछ बड़े मंचों से भी इसे डेटा के साथ रखने वाला हूं। केवल बिना डेटा के रखेंगे तो प्रैक्टिकल नहीं होगा, लेकिन यहां पर कम समय तो मैं बिना डेटा के ही प्रस्तुत करूंगा कि हम सरकार के सामने ऐसा प्रस्ताव लाएं कि इंस्टाग्राम, देखिए इंस्टाग्राम यदि आप बैन करवाएंगे तो नया ऐप बन जाएगा। बैन भी सोल्यूशन नहीं है, हमें ऐसा सोल्यूशन खोजना होगा जिसके बाद
पूरी तरीके से कल्याण हो जाए, कोई स्क्रॉल कर ही ना पाए इस तरीके से जैसे नुकसान हो रहा है। और इससे इतना नुकसान हो रहा है कि जो स्क्रॉल कर रहा है, यदि आपने उसका फोन छीन लिया तो 10 दिन बाद वो आपको खुद धन्यवाद देगा, उसका स्वास्थ्य इतना अच्छा हो जाएगा। आज स्लीप साइकिल इतना बिगड़ गया है, शायद इस बात को भी आप लोग न समझ पाए क्योंकि आप लोगों का स्लीप साइकिल अच्छा होगा, आप स्वस्थ पीढ़ी से बिलोंग करते हैं। लेकिन जो मेरी पीढ़ी के जो युवा है, उनका स्लीप साइकिल इतना बिगड़ गया है क्योंकि जो हार्मोन्स 11-12 बजे बनते हैं स्लीप होने के दौरान, अल्फा बीटा सारी वेव्स मिलनी चाहिए, वो 2 बजे सोते हैं, 2 बजे तक तो वापस उठने के बनने लगते हैं, तो सब कुछ उल्टा सीधा हो गया है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम ऐसा एक प्रस्ताव दें कि इंस्टाग्राम जितने भी स्क्रॉलिंग एप्लीकेशंस हैं, इन सभी स्क्रॉलिंग एप्लीकेशन के ऊपर एक सेंसरशिप हो, जो सेंसरशिप ये डिसाइड करेगी कि एक पर्टिकुलर टाइम, मान लीजिए मॉर्निंग में 9 से 10 बजे का एक टाइम डिसाइड हो गया, यहां से लेकर के और जब तक शाम होती है तब तक ये एप्लीकेशन चालू रहेगा, उसके अलावा एप्लीकेशन बंद रहेगा। 7 बजे बाद ये एप्लीकेशन चलेगा ही नहीं, या 8 बजे बाद ये एप्लीकेशन चलेगा ही नहीं। ऐसा हो सकता है कुछ सीरियस ऐप्स में, जैसे फेसबुक, यूट्यूब पर ऐसा हो सकता है कि वो रात को बंद हो जाए, दिन भर चलेगा। इंस्टाग्राम पर ऐसा हो सकता है कि वो केवल वीकेंड में चलेगा, या वीक में 3 दिन चलेगा, 3 दिन नहीं चलेगा। और यदि ऐसा कर दिया सरकार ने तो कोई इस पे प्रोटेस्ट नहीं होने वाला। टिकटॉक पर कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। प्रोटेस्ट करते हैं 35-40 साल 25 साल के लोग, 13-14-15 साल वाले लड़के कभी प्रोटेस्ट नहीं करने वाले हैं। प्रोटेस्ट करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा सरकार को। अब कई लोगों को लगेगा बड़ी अजीब चीज हो गई, इससे बहुत नुकसान हो जाएगा। एक बार इस पर विचार करते हैं क्या नुकसान हो जाएगा। मैंने व्हाट्सएप को बैन करने की बात नहीं की, व्हाट्सएप पर सेंसरशिप लगाने की बात नहीं की, क्योंकि व्हाट्सएप पर आप टेक्स्ट लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं, आप कह सकते हैं इमरजेंसी हो, मुझे रात को मैसेज लिखना हो। मुझे बताइए ऐसी कौन सी इमरजेंसी है कि रात को रील देखनी है? ऐसी कौन सी इमरजेंसी है कि मुझे फटाफट रात को 12 बजे एक वीडियो देखना है? ये तो कैजुअल काम है ना। बैंक से जरूरी काम है क्या? बैंक भी तो 5:30 बजे बंद हो जाता है। आप सहमत है कि नहीं इस बात को लेकर? बैंक जैसी जरूरी चीज, पैसों से संबंधित जरूरी चीज क्या हो सकती है? शेयर मार्केट बंद हो जाता है। आप देखिए कितना तगड़ा हमारे दिमाग को गुलाम बना दिया गया है। यदि हम बात यहां एक्टिविज्म की कर रहे हैं तो पूरे भारत के लिए कोई कानून चाहिए, और ऐसा कानून होना चाहिए कि स्क्रॉलिंग एप्लीकेशन का एक अलग पूरा बैंक बने कि स्क्रॉलिंग एप्लीकेशन है। उसके बाद जो लॉन्ग वीडियोस का है उनका पूरा अलग बने, जो चैटिंग और टेक्सटिंग से रिलेटेड है, जो इमरजेंशियल वर्क में भी काम आते हैं, उनका एक अलग बने। जो स्क्रॉलिंग वाला है उसको सबसे कम प्रायोरिटी, उसको सबसे फालतू माना जाए, उसको जब मर्जी बंद कर दो, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आप एक ऐप बैन करेंगे दूसरा ऐप बन जाएगा। आप कैटेगरी डिफाइन कर दीजिए कि इस कैटेगरी का ऐप, ही आप चाहे कोई भी ऐप बना लीजिए, वो ऐसा और हो सकता है टेक्नोलॉजी से कि उसको इंटरनेट यूज ही नहीं करेगा, वो एप्लीकेशंस चलेंगे ही नहीं। जब बंद होंगे स्क्रॉलिंग ऐप, अपने आप लोग खेल कूद करेंगे, चर्चा करेंगे। इससे अच्छा फोन पर बात कर लें। फोन पर आप अधिक बात नहीं कर पाएंगे, चैटिंग में आप कितनी ही बात करेंगे, नहीं कर पाएंगे। और व्हाट्सएप पर भी ऐसा नहीं कि फिर रील वाला चल जाए। जहां जहां रील और स्क्रॉलिंग है वो सिस्टम बंद रहना चाहिए, उसकी बहुत ही कम महत्व होना चाहिए। इसका एक कोई भी टाइम डिसाइड हो सकता है। इसका पूरा रिसर्च करके हमने फ्रेमवर्क बनाया है, जिसे हम किसी और बड़े मंच से प्रस्तुत करेंगे, लेकिन ऐसा होना चाहिए। आप मानव को एक ऐसा सिस्टम बनाकर देंगे जो 24 घंटे आपके पास है और आप 24 घंटे ये काम कर सकते हैं, तो मानव 24 घंटे इसी में लगा रहेगा, उसे देश राष्ट्र की नहीं पड़ेगी। आप चाहे कितने मर्जी भाषण दे दीजिए, ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है जो हमारे हाथ में है। तो इसे कंट्रोल करना होगा। चैटिंग करना है, भेजना है, कुछ जानकारी लेनी है, बातचीत करनी है, ज्ञान से संबंधित चर्चा करनी है, निजी बात करनी है, क्या उसे टाइम फ्रेम में नहीं की जा सकती है? जैसे शेयर मार्केट में शेयर लगाए जाते हैं, बैंक में जाकर हम पैसा जमा करवाते हैं, पैसा निकलवाते हैं। तो कुल मिलाकर हमें इस प्रकार के मुद्दों पर समर्थन देना होगा। ऐसी योजना यदि हम बनाते हैं तो उस पर हमें जन समर्थन चाहिए होगा, वो समर्थन के लिए तत्पर होना चाहिए। और इतना लंबा समय मैंने इसीलिए लिया कि ताकि ये किसी को ऐसा ना लगे कि डिक्टेटरशिप लगाई जा रही है, अपितु ये भारतीय संस्कृति और राष्ट्र को बचाने के लिए, उस देश के युवा को सही डायरेक्शन में लगाने के लिए, उसे फॉरेन षड्यंत्र से बचाने के लिए की जाने वाली कुछ इन्फोर्समेंट्स हैं, और इनमें सबका योगदान होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुझे इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।